जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की संदेश मैगजीन की लगातार हमारी सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज में ये लेक्चर नंबर 11 है। तो अगर आपने अभी तक पिछले 10 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना है और वहाँ पर संदेश मैगजीन की पूरी प्लेलिस्ट है। आप सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देख सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं इस सीरीज में उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज को पढ़ने से या फिर कहें कि संदेश मैगजीन को पढ़ने से आप एमपी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आज की इस वीडियो में एक बहुत खास चीज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में होगा आपका टेस्ट। यानी कि मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं उन लेक्चर्स में से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में बिल्कुल प्रीलिम्स स्टाइल के साथ आपसे लेक्चर के एंड में पूछूंगा। तो आप उन प्रश्नों का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में आपको देना रहेगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको उसका आंसर फटाक से टाइप करके कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सही हुए। अब प्रयास करूंगा कि आने वाले सभी लेक्चर्स में मैं इस तरह के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी किसी सीरीज के अंतिम पड़ाव की ओर जाते हैं तो हमें टेस्ट लेना भी जरूरी होता है कि हमको कितना याद हो रहा है और प्रश्न जब इस तरीके से बन के आएगा तो क्या हम उसको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के अपने इस लेक्चर नंबर 11 को दोस्तों हम आपके साथ करते हैं शुरू। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, मैं हमेशा बताता ही हूं कि कितने महीने की हम जो है संदेश मैगजीन कवर कर रहे हैं। तो मैंने आपको हमेशा क्लियरली इस बात को बताया है कि हम पिछले 12 महीनों की संदेश मैगजीन को कवर कर रहे हैं। इन 12 महीनों में से अभी तक 2 महीने की संदेश मैगजीन नहीं आई है, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर का तो महीना अभी शुरू हुआ ही नहीं है तो कहां से आएगी, और नवंबर का महीना भी खत्म होने में 3-4 दिन अभी बाकी हैं। तो ये 2 महीने की हमारे पास नहीं आई है। बाकी जनवरी से लेके अक्टूबर तक हमारे पास पूरी संदेश मैगजीन उपलब्ध है, जिसमें से मैंने आपको अक्टूबर कंप्लीट करवा दिया है, सितंबर कंप्लीट करवा दिया है, उससे पहले अगस्त कंप्लीट करवा दिया है, जुलाई कंप्लीट करवा दिया है, जून कंप्लीट करवा दिया है और मई का महीना कंप्लीट करवा दिया है। आज की इस वीडियो से आपका अप्रैल का महीना भी जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 12 महीने में से 7 महीने की मैगजीन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लगता हो कि सर आप डेली वीडियोस क्यों नहीं डालते हो, 2 दिन के गैप में या 1 दिन के गैप में हमेशा आप वीडियो क्यों डालते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा सा कंटेंट प्रिपरेशन में और उसको फिल्टर करने में, छांटने में समय ज्यादा लगता है। आपको ऐसा लग सकता है कि 1 घंटे का लेक्चर है तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे लग गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको फिल्टर आउट करने में, चीजों को बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट करने में समय लगता है। और मैं सिर्फ संदेश मैगजीन ही नहीं, मैं अपने जीवन में पढ़ाई से ही संबंधित बहुत सारे मेरे लेक्चर्स इधर उधर कंटेंट, बहुत बहुत बड़ा मेरा पोर्टफोलियो है काम का। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन का समय के, आपको हमेशा एक दिन छोड़ के ही संदेश मैगजीन की वीडियो इसीलिए मिलती है ताकि जब भी आपको मिले एकदम टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिले। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की पहली खबर की ओर। और आज की पहली खबर में मैं पिछले लेक्चर में एक आपको अपडेट करवाना चाहूंगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में, यानी कि पिछले लेक्चर में एक चीज पढ़ाई थी IIM इंदौर के संबंध में, जहां पर मैगजीन में लिखा हुआ था कि IIM इंदौर की स्थापना कब हुई है, 1998। जैसे कि आप यहां पर देखें, मैंने यही आपको पढ़ाया था कि सरकारी मैगजीन खुद ही लिख के दे रही है कि IIM इंदौर की स्थापना 1998 में हुई थी। परंतु ये गलत फैक्ट है, ये सही फैक्ट नहीं है, क्योंकि IIM इंदौर की स्थापना 1996 में हुई थी। मैंने एक दफा और ऐसा हुआ था संदेश मैगजीन के अंदर, मुझे याद है 2 दफा और ऐसा हुआ था। एक बार अवार्ड्स वाला एक क्वेश्चन था और एक और कोई प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने वहां पर भी आपको ये सुधार करवाए थे। तो कभी कभार संदेश मैगजीन कुछ ऊल जलूल मिस्टेक कर देती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम उस हर मिस्टेक को सुधरवा भी देते हैं। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, हमने ये सुधरवा दी।
सरकारी मैगजीन में 1998 लिखा था, तो भैया उन्होंने कुछ तो लिखा होगा, 1998 में कुछ तो हुआ होगा, वो बिल्कुल ब्लंडर गलती नहीं करते मैगजीन में। तो जब हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि आईआईएम इंदौर की स्थापना तो 1996 में हो गई थी, लेकिन आईआईएम इंदौर का जो पहला बैच था बच्चा, जो पहला बैच था आईआईएम इंदौर का, बच्चों का जो पहला बैच क्रिएट हुआ था, जो पहला बैच शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 1998 में। ठीक है, तो सरकार ने डेटा गलत दिया, लेकिन उस डेटा का कुछ ना कुछ भूमिका थी, और जब हमने थोड़ा तो पता चला, तो इतना याद रखिएगा, आईआईएम इंदौर की स्थापना 1996 में हुई है, परंतु जो इनका पहला बैच प्रारंभ हुआ था पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, वो जो है 1998 से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए खबर पे बढ़े। तो पहली खबर आज हमको क्या देखने को मिल रही है दोस्तों, मैं पढ़ रहा था मैगजीन को, तो मुझे उसमें कुछ एक ऐसी चीज दिखी जो मुझे लगा कि भाई आयोग पूछ सकता है। अब आप बेहतर जान पाएंगे पढ़ के कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जी हां सर ऐसा कुछ प्रश्न आयोग पूछ सकता है। तो मैं पढ़ रहा था, तो ये तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 2025 के वर्ष को कौन सा वर्ष घोषित किया है, इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर, यानी कि उद्योग एवं रोजगार वर्ष। तो बोले सर ये तो पुराना फैक्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मुझे पता है हम पढ़ चुके हैं, परंतु यहां पर एक चीज का जिक्र किया था, ट्रिपल टी मंत्र, यानी कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो आने वाले वर्ष में ट्रिपल टी मंत्र के साथ आगे बढ़ने वाली है। अब ट्रिपल टी का मतलब क्या होता है कि 3 बार टी लिखा होगा और तीनों टी का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं प्रश्न बन ना जाए कि भैया ट्रिपल टी का मतलब क्या है, 2025 के संदर्भ में ट्रिपल टी का मतलब क्या है ना। तो जो यहां पर दोस्तों जो पहला टी है उसका मतलब है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, कपड़ा। टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, कपड़ा। दूसरा जो टी है दोस्तों उसका मतलब क्या है, दूसरा टी का मतलब है टूरिज्म। दूसरा टी का मतलब है टूरिज्म। और तीसरे टी का मतलब दोस्तों क्या है, तो तीसरे टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। क्योंकि एमपीपीएससी है भैया, कैसा प्रश्न पूछ ले कुछ भरोसा नहीं है, तो इसीलिए हमें अपनी तरफ से सचेत होना है। पहले टी का मतलब क्या है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा। दूसरे टी का मतलब क्या है, टूरिज्म। और तीसरे टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी यानी कि कपड़ा। अब देखो कपड़े का जिक्र होता है तो धार में पीएम मित्र पार्क की जो है भूमि पूजन हुआ, तो वो भी कपड़े उद्योग से ही संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट है ये ट्रिपल टी वाला, टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद यहां पर एक एग्रीकल्चर के संबंध में, कृषि क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको देखने को मिलता है। सरकार बताती है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल कितना हेक्टेयर इलाका सिंचित है। सिंचित का मतलब दोस्तों क्या होता है, सिंचित का मतलब होता है इरिगेटेड। सिंचित का मतलब होता है इरिगेटेड, यानी कि ऐसी भूमि जिसको सिंचाई हेतु पानी प्राप्त हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी भूमि, कितनी जमीन सिंचित है, इरिगेटेड है, 50 लाख हेक्टेयर। ये प्रेजेंट डेटा है। फिर सरकार क्या कहती है कि जो आने वाला वर्ष है, आने वाला वर्ष मतलब ये जो वर्ष चल रहा है, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ, 2025-26 में हम 50 लाख हेक्टेयर का जो सिंचित क्षेत्र है इसको हम 65 लाख हेक्टेयर करना चाहते हैं। तो सरकार ने अपना लक्ष्य क्या रखा है, 65 लाख हेक्टेयर। ये सरकार का लक्ष्य हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सरकार का लक्ष्य हो गया। तो प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र सिंचित क्षेत्र के दायरे में लाने का लक्ष्य स्थापित किया गया है, कि हाउ मच एरिया ऑफ लैंड विल बी ब्रॉट अंडर द इरिगेटेड लैंड एज पर द 25-26 टारगेट ऑफ एमपी गवर्नमेंट। तो 2025-26 में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो टारगेट रखा है वो रखा है 65 लाख हेक्टेयर जमीन को हम इरिगेटेड यानी कि सिंचित क्षेत्र में लाएंगे, जो कि वर्तमान में 65 लाख नहीं है, वर्तमान में केवल 50 लाख है। ये वर्ष पूरा हो जाएगा तब तक 65 लाख हमको करना है। ठीक है, अच्छा बोले सर फिर आगे और बढ़ते हैं तो 2028-29 का भी एक टारगेट सेट किया गया है। तो बोले 2028-29 का टारगेट कितना सेट किया है, तो बोले 2028-29 का टारगेट सेट किया है 1 करोड़ हेक्टेयर।
1 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र, 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र। तो वर्तमान में कितना है? 50 लाख हेक्टेयर। 25-26 के अंत होते होते कितना लक्ष्य है? 65 लाख हेक्टेयर। और 2028-29 में कितना लक्ष्य है? 1 करोड़ हेक्टेयर। क्योंकि सिंचित से बात हो रही है, इरिगेशन से संबंधित बात हो रही है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ रहे थे तो यहां पर हमको कुछ विक्रमोत्सव के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। विक्रमोत्सव उज्जैन के इतिहास, उज्जैन की संस्कृति को दर्शाता है ना। महाराजा विक्रमादित्य की संस्कृति को दर्शाता है, उनके इतिहास को दर्शाता है विक्रमोत्सव। तो उसी संदर्भ में कुछ चर्चाएं चल रही थी, तो वहां से एक फैक्ट हमको यह मिला कि 29 फरवरी 2024, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी 2024, जब पिछले साल विक्रमोत्सव का अवसर चल रहा था, तभी जो है विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। तो यहां पर ये तारीख मुझे आपको बताना है, तारीख पर जोर रखिएगा कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसे उज्जैन में लगाया गया, तो उसकी स्थापना कब करी गई? तो 29 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, 29 फरवरी 2024, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखें, एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है जो सुनने में लगे कि बड़ा सरल है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो उसको गलत कर दें कि विक्रमोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कब से हो रहा है? विक्रमोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में कब से हो रहा है? तो विक्रमोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में 2006 से हो रहा है। तो ये सरकार हमको जानकारी दे रही है, मतलब आने वाले प्रश्न के दायरे में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ें आगे। तो ये हमने देख लिया वर्ष 2025 इंडस्ट्री एवं एम्प्लॉयमेंट ईयर, उद्योग एवं रोजगार वर्ष, ट्रिपल टी। पहले टी का मतलब टेक्सटाइल, दूसरे टी का टूरिज्म, तीसरे टी का टेक्नोलॉजी। वर्तमान में सिंचित क्षेत्र इरिगेटेड लैंड कितना है? 50 लाख हेक्टेयर। आने वाले वर्ष 25-26 के अंत तक कितना करना है? 65 लाख हेक्टेयर। और 28-29 तक कितना करना है? 1 करोड़ हेक्टेयर। वैदिक घड़ी, विश्व की पहली वैदिक घड़ी जिसको उज्जैन में लगाया गया, इसको कब लगाया गया था? तो 29 फरवरी 2024, विक्रमोत्सव जो पिछले साल वाला था। उसी के साथ साथ जो है, और कौन सा प्रश्न था? हाँ, विक्रमोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किस वर्ष से हो रहा है? तो 2006 से उसकी शुरुआत हुई थी और तब से निरंतर हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़े। आगे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या मैप वैप आपने खोल लिए, रुक जाइए दोस्तों। देखिए 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है। अब जब सिंहस्थ का आयोजन होगा तो काफी सारे श्रद्धालु आएंगे और शिप्रा नदी में स्नान भी करेंगे। और जब कोई श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करेगा तो हम चाहते हैं कि जो शिप्रा नदी है वो कैसी रहे? साफ रहे, स्वच्छ रहे। और वो अभी हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंदौर से होकर एक नदी गुजरती है जिसको लोग खान नदी भी कहते हैं, जबकि वो खान नदी नहीं है। वो कौन सी नदी है? कान्ह नदी। कौन सी नदी है? कान्ह नदी। कान्ह नदी। तो ये कान्ह नदी जो है ये नाला बन चुका है, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, दूषित हो चुका है इसका पानी, नाला कह लीजिए। और जब एक नाले का पानी शिप्रा नदी में जाके गिरेगा तो आप समझ लीजिए कि शिप्रा नदी की जो स्वच्छता है वो भंग हो जाएगी और श्रद्धालु फिर उसमें कैसे स्नान कर पाएंगे। तो उसका इलाज निकालने के लिए, है ना, उसका इलाज निकालने के लिए एक जो है परियोजना की शुरुआत हुई है, कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना। कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, कान्ह क्लोज डक्ट, कान्ह क्लोज डक्ट स्कीम, कान्ह क्लोज डक्ट स्कीम। इनफैक्ट जो हिंदी का नाम है उसमें भी देखिए अंग्रेजी वाला ही क्लोज डक्ट लिखा हुआ है, क्लोज डक्ट। क्लोज डक्ट का सर सिंपल शब्दों में मतलब क्या होता है? तो भैया क्लोज डक्ट का सिंपल शब्दों में होता है बंद पाइप। बंद पाइप। क्लोज डक्ट का सिंपल शब्दों में मतलब क्या होता है कि ये बंद पाइप, जैसे कि अंडरग्राउंड ये दिख रहा है, ऐसा बंद पाइप बिछाया जा रहा है जिसके माध्यम से जो कान्ह नदी का गंदा पानी है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा और शिप्रा नदी का पानी साफ रहेगा। समझ में आया? क्लोज डक्ट का मतलब क्या हो गया कि अंडरग्राउंड जमीन में जो है पाइप
पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इस पाइपलाइन के माध्यम से कान्ह नदी का दूषित पानी को डाइवर्ट कर देंगे। डाइवर्ट करने के बाद उस दूषित पानी को साफ करेंगे और साफ करने के बाद एक छोटी सी नदी है गंभीर नदी, है ना, अभी गौतम गंभीर भी काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो एक छोटी सी नदी है गंभीर नदी, गंभीर नदी में जाके फिर उस कान्ह नदी के पानी को मिला दिया जाएगा ताकि शिप्रा नदी साफ रहे और जो 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होने वाला है वो बढ़िया तरीके से हो पाए, है ना। तो इसको हम क्लोज डक्ट परियोजना कहते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं एक एनिमेशन टाइप का लगाया गया है, ये जमीन है, यहां से एक पाइपलाइन आ रही है, तो ये पाइपलाइन जमीन के भीतर आएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा और कान्ह नदी का सारा गंदा पानी इसमें आ जाएगा और डाइवर्ट हो जाएगा, शिप्रा नदी में नहीं जाएगा। ठीक है ना। उद्देश्य आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ गया हो। अब जैसे कि यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये मैप आपको दिख रहा है, आप देखिए ये जो यहां पर ग्रीन कलर की जो ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे गांव के नाम है जहां जहां से होकर ये कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना जो है निकलेगी। तो ये जो लाल वाला जो पट्टी दिख रही है, ये लाल वाली पट्टी जो है ये सुरंग के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा, यानी कि जमीन के नीचे से सुरंग बनाई जाएगी, है ना। एक तो होता है कि जमीन को खोद के एक नाली टाइप की बना देना, फिर उसको जो है मिट्टी से या पत्थर से कवर कर देना, वो सुरंग नहीं कहलाती। सुरंग होती है कि ऊपर से कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल अंडरग्राउंड। तो ये जो आपको नीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको हरा वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा जो हरा वाला हिस्सा दिख रहा है, यहां तो जो है सुरंग बनेगी आपकी, यहां आपकी जो है सुरंग बनेगी, यानी कि ये पूरा टनल वाला जो है एरिया है। और फिर उसके बाद ये जो आपको ये पर्पल कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, इसमें लिखा है ना एंड ऑफ टनल, तो यहां पर टनल खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा, फिर मतलब होगा अभी भी अंडरग्राउंड, लेकिन फिर वो सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि बस जमीन को खोद रहे हैं, एक नाला सा बना रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं, नहर बनती है ना, नहर। अब नहर अंडरग्राउंड तो होती नहीं है, नहर ऊपर से ही बहती है, लेकिन हम मान के चलो हम नहर को ढक दें, जैसे नाली को ढक देते हैं ना ऊपर वो सीमेंट के ब्लॉक लगा के। तो यहां ये जो पर्पल कलर का पूरा रास्ता है, ये वो वाला रास्ता है जहां पर हम अंडरग्राउंड काम नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड सुरंग नहीं होगी, परंतु बस हम उसको नाली टाइप की सी बना के उसको ढक देंगे ताकि वहां से जो है गंदा पानी पूरा जा सके। तो यहां पे इसलिए लिखा है एंड ऑफ टनल की, यानी कि जो है इस पूरे पर्पल वाले एरिया में सुरंग नहीं होगी। फिर वापस से यहां पर ये जो आपको हरा वाला इलाका दिख रहा है, फिर वापस से यहां पर जो है सुरंग शुरू हो जाएगी, यानी कि पहले सुरंग चलेगी, सुरंग से कान्ह नदी का गंदा पानी जाएगा, फिर सुरंग खत्म हो जाएगी, फिर वापस सुरंग जो है शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट बनाया। तो मैंने सोचा कि अगर उपलब्ध है जानकारी, और संदेश मैगजीन है ही इतनी खूबसूरत कि हमको इतनी विस्तार में जानकारी देती है कि पूरा मैप वैप लगा लोगों के पूरा उन्होंने समझा दिया, बता दिया कि भाई कैसा क्या होता है, फिर वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आपको कितना उसका अध्ययन करना है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा, कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना, उद्देश्य क्या है, 2028 सिंहस्थ में शिप्रा नदी के पानी को दूषित होने से बचाना, उसको साफ रखना ताकि श्रद्धालु जो है वहां पर स्नान कर सकें। ठीक है, चलिए, तो नाम हमको याद हो जाएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा परियोजना का। उसके बाद यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीलिम्स 2026 में आने की पूर्ण संभावना रखता है। मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील किसे कहते हैं? तो दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी जी का विजिट हुआ था, और विजिट हुआ था शहडोल में, और शहडोल का एक गांव है जिसका नाम है विचारपुर गांव। शहडोल का एक गांव है जिसका नाम है विचारपुर गांव, और विचारपुर गांव को मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कहते हैं। अब ब्राजील दोस्तों किस चीज के लिए फेमस है? ब्राजील फेमस है फुटबॉल के लिए। और ये जो विचारपुर गांव है ना, ये जो विचारपुर गांव है शहडोल का, यहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि हर परिवार से 3 से 4 सदस्य फुटबॉल में डेडिकेटेड हैं। यानी कि इस गांव का जो फुटबॉल खेल है वो बिल्कुल राष्ट्रीय खेल की तरह ये गांव मनाता है, और जो भारत की नेशनल फुटबॉल टीम है उसमें भी इस गांव ने अपने बहुत बड़ा जो है योगदान दिया है। ठीक है, तो इसीलिए शहडोल का विचारपुर गांव ये मध्य प्रदेश का क्या कहलाता है? ये मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कहलाता है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है। छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है, विचारपुर गांव, विचार करिए,
पूरा विचार करिए। विचारपुर गांव शहडोल मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये गांव फुटबॉल के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, बस केवल आपके मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दूं कि यहां पर जो है एक मंदिर का जिक्र हुआ, तिल भांडेश्वर मंदिर। अब ये जो तिल भांडेश्वर मंदिर है ये उज्जैन के तराना नामक जगह पर है। तराना उज्जैन। बेसिकली क्या है कि इस मंदिर का हम और विकास करने की पहल कर रही है सरकार, और ताकि जैसे महाकाल लोक है तो उसी की तर्ज पे जो है उज्जैन के इस मंदिर को भी विकसित किया जा सके। नाम क्या है? तिल भांडेश्वर मंदिर। ठीक है, अब मैं एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इसलिए लगाया क्योंकि जो ओरिजिनल तिल भांडेश्वर मंदिर है वो है काशी में, है ना, वाराणसी में। वो ओरिजिनल तिल भांडेश्वर मंदिर है, और वहां की जो शिवलिंग है, जैसे शिवलिंग का जो आकार होता है ना, जो शिवलिंग का आकार होता है, ऐसे जो शिवलिंग का आकार होता है वैसा शिवलिंग जैसा आकार नहीं है। तिल भांडेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग का आकार है वो ऐसा है, गोल पत्थर जैसा। और कहते इसका नाम तिल भांडेश्वर मंदिर इसलिए पड़ा है क्योंकि कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये प्रतिदिन, तिल होता है काला तिल, तो एक तिल के दाने की बराबर ये बढ़ रही है, हर बार बढ़ रही है। तो बोले सर इसको एग्जैक्ट कैसे हम पता लगा सकते हैं? तो होता क्या है कि हर रात जो वहां के पुजारी होते हैं वो इस पूरी शिवलिंग पर जो है एक धागा लपेट देते हैं, बिल्कुल हल्का बारीक सा धागा। और जब अगली सुबह आते हैं तो वो धागा टूटा हुआ मिलता है, और ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। और कहते हैं कि तिल बराबर वो शिवलिंग बढ़ती है और उतने में वो धागे पर खिंचाव पड़ता है और वो धागा टूट जाता है। तो ये बड़ी रोचक इसकी पूरी कहानी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करूं इस चीज को। ठीक है, कभी आपका घूमने जाने का मन हो तो डेफिनेटली आप जरूर जाइएगा। चलते हैं आगे दोस्तों, आगे चलते हैं तो एक और बहुमूल्य प्रश्न यहां पर देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएम राइज स्कूल को अब सांदीपनी विद्यालय कहा जाएगा। सीएम राइज स्कूल को अब क्या कहा जाएगा? तो सीएम राइज स्कूल को जो है अब सांदीपनी विद्यालय कहा जाएगा। तो ये इसका नया नाम है। क्या है? क्या अब हम सीएम राइज स्कूल कहेंगे? जी नहीं, अब हम कहेंगे सांदीपनी विद्यालय। सांदीपनी, ऋषि सांदीपनी के बारे में अगर आपने नहीं सुना हो तो ऋषि संदीपनी जो है वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम इन दोनों के जो है गुरु थे, है ना। और ऋषि संदीपनी के लिए कहा जाता है कि ऋषि संदीपनी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और उज्जैन में जो है ये रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए अब जितने भी सीएम राइज स्कूल हैं मध्य प्रदेश में उनका नया नाम क्या हो जाएगा? संदीपनी विद्यालय जो है उनका नाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और ऋषि संदीपनी के बारे में मैंने बता दिया कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और माना जाता था कि ये उज्जैन के इलाके में जो है रहा करते थे, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के जो है ये गुरु थे। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद ये देखें, उज्जैन में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा वीर भारत संग्रहालय। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में वीर भारत संग्रहालय कहां बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में वीर भारत संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में वीर भारत संग्रहालय दोस्तों उज्जैन में बनाया जाएगा। और भारत में युगों तक जितने भी महापुरुष रहे हैं उन सब की गाथाएं इस म्यूजियम के माध्यम से पूरे संसार को दिखाई जाएंगी। तो ये एक तरीके से वीर भारत संग्रहालय भारत के इतिहास में जितने भी महापुरुष, जितने भी वीर रहे, उन सभी के इतिहास को जो है ये बताएगा। तो नाम याद रखिएगा, वीर भारत संग्रहालय, वीर भारत म्यूजियम, जिसको कहां बनाया जाएगा? जिसको उज्जैन में बनाया जाएगा। ठीक है, और सीएम राइज स्कूल का नया नाम क्या हो गया है? सांदीपनी विद्यालय हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक खबर ऐसी थी तो इस खबर से हमने फिर ये वाली खबर बनाई कि विश्व धरोहर में अग्रणी स्थान बनता मध्य प्रदेश, यानी कि
जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, तो उसमें आपको पता है कि परमानेंट हमारे पास कितने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? तो सभी लोग जानते हैं, बोले सर परमानेंट 3 हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है इसमें 15 नए नाम और भेजे हैं। कितने नए नाम और भेजे हैं? 15 नए नाम और भेजे हैं, ताकि जो लक्ष्य है वो कितना करने का है? लक्ष्य है टोटल 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल करने का। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां पर जो है चौथा विश्व धरोहर स्थल बनने की कगार पर जो है वो कौन सा है? जबलपुर में भेड़ा घाट के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर। ठीक है ना, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। इतनी बात दोस्तों आप सभी को स्पष्ट हो गई। ये चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने की कगार पर है, बन सकता है ना, चौथा बन सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? बना नहीं है लेकिन बन सकता है। तो उस वहीं से जो है खबर काफी चर्चा में चल रही है दोस्तों। पता है वैसे 64 योगिनी मंदिर की भी कहानी बड़ी अच्छी है। मुगलों ने 64 योगिनी मंदिरों को तोड़ने का बहुत प्रयास किया था, और वो प्रयास क्यों किया गया था उसके कारण भी मैं आपको बताऊं कि मुगलों का ये मानना था कि ये जो 64 योगिनी मंदिर हैं और इसमें जो 64 योगिनी शब्द यूज किया जा रहा है, ये भारत के राजाओं को संरक्षण देती हैं, जिसकी वजह से मुगल भारत के कुछ राजाओं को हरा ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये हिंदू जितने भी राजा भारत में हैं, इनका जो ऊर्जा स्रोत है उसको खत्म करने के लिए 64 योगिनी मंदिर को जो है तोड़ना पड़ेगा। ये इसकी कहानी ऐसी बताई जाती है। ठीक है, चलिए अब जो एमपीपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो कहां पूछ सकता है? मध्य प्रदेश में 2 जगह हमको 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है। कहां कहां पर? देखो, एक तो हमको मुरैना में 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है। कहां पर? मुरैना में 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है। दूसरा हमको जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर देखने को मिलता है। यहां पर फिलहाल ये जो चौथे वाले की जो बात हो रही है वो जबलपुर वाला है ना। यहां पर जो चौथे वाले की बात हो रही है कि चौथा विश्व धरोहर स्थल बन सकता है, ये जबलपुर वाला 64 योगिनी मंदिर है। लेकिन मैंने दोनों को कवर इसलिए किया है ताकि आपसे प्रश्न बने कि भैया मुरैना का 64 योगिनी मंदिर कौन सी सदी का है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर किस सदी से संबंधित है? तो ये 11th सेंचुरी, 11वीं सदी से संबंधित है। और ये किस राजवंश से संबंधित है? तो ये कच्छ भगात राजा देवपाल से संबंधित है, उन्होंने बनवाया था। कच्छ भगात राजा देवपाल ने जो है इसको बनवाया था। कौन सा? मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। और किस सदी से संबंधित है? ये 11वीं सदी से संबंधित है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद जबलपुर का जो 64 योगिनी मंदिर है वो कौन सी सदी से संबंधित है? वो 10वीं सदी से संबंधित है। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर 11वीं सदी से संबंधित है। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर 10वीं सदी से संबंधित है। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर कच्छ भगात राजा देवपाल से संबंधित है। और जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर ये कलचुरी वंश के राजा युवराज द्वितीय से संबंधित है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मुरैना वाला 64 योगिनी कच्छ भगात राजवंश से संबंधित है, और जो जबलपुर का 64 योगिनी है वो कलचुरी वंश से संबंधित है। ऊपर है राजा देवपाल और नीचे है राजा युवराज 2, युवराज सेकंड, युवराज द्वितीय। ठीक है, और मुरैना वाला 10वीं सदी और जबलपुर वाला 11वीं सदी। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है। प्रश्न आपको लग रहा हो सर बड़ा सिंपल प्रश्न है, हमने कई बार एमपी हिस्ट्री में पढ़ा है। तो देखो भैया, कभी कभार सिंपल प्रश्न भी फंसा देता है, और मेरा काम बड़ा ही सिंपल है। मैं इस बात के आधार पर आपको जज नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आप बेहतरीन इंटेलिजेंट हैं, इस बात को तो मैं मान के चल ही रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी भैया कि जो जो मुझे मिल रहा है और जो एक्स्ट्रा मैं वहां पर लगा सकता हूं उसको मैं लगाऊंगा। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा काम करने में समय लगता है कि भैया अगर एक खबर ऐसी आई हुई है तो उस एक, आप देखें ये अखबार से मैंने निकाला है और ये मैंने यहां पर खुद से टाइप किया है। ठीक है, तो हमको बस वही कनेक्ट करना पड़ता है कि कहां से क्या बनेगा।
आगे बढ़े। अब दोस्तों यहां पे स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा खेल आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आज के लेक्चर का, बहुत ही बहुमूल्य सेक्शन अब शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष 2023 के खेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। वर्ष 2023 के स्पोर्ट्स अवार्ड, वर्ष 2023 के स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। अब सिंपल प्रश्न बना तो कैसे बनेगा? 2023 देखो, और किस वर्ष में दिया है? 2025 वर्ष में दिया है, ठीक है ना। तो 2025 वर्ष में जो अवार्ड दिए हैं वो 2023 के दिए। मैं आपको याद हो, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मास्टर वीडियो अपलोड करी थी, उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों ने देखी हो। एक मैंने मास्टर वीडियो अपलोड करी थी, और ये 2 मास्टर वीडियो मैंने अपलोड करी थी, इंग्लिश और हिंदी वाली। तो उस पर मुझे एक ऐसा कमेंट दिखा कि उस कमेंट को देखकर मेरा सिर चकरा गया। मैंने कहा भैया कैसे कैसे लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा दोस्तों, बट सच में जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी कम अवेयरनेस है चीजों को लेकर। तो ये 2 वीडियोस मैंने बनाई, एक हिंदी माध्यम और दूसरी इंग्लिश मीडियम की। क्या कवर किया था मैंने इसमें कवर किया था मध्य प्रदेश और भारत का बजट, और मध्य प्रदेश और भारत का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो 2 बजट कवर हुए थे और 2 आर्थिक सर्वेक्षण कवर हुए थे। मतलब कायदे से जो 4 वीडियोस बननी चाहिए थी वो मैंने एक मैराथन वीडियो में खत्म कर दिया, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे मेरे नाम से, एकेएस सर लिखेंगे अगर आप आगे, बजट एकेएस सर, इकोनॉमिक एकेएस सर, एमपीपीएससी, तो आपको मिल जाएगा। तो इस हिंदी वाली वीडियो पे एक कमेंट था, और वो कमेंट में पता है क्या लिखा था? वो कमेंट में ये लिखा था कि नहीं, ये 2025 का बजट नहीं है, ये आप 2023 का बजट पढ़ा रहे हो। अब मैंने कहा यार ये तो खतरनाक खेल है कि भैया मैं 2025 का बजट आ गया है और मैं कौन सा बजट पढ़ा रहा हूं 2023 का। आप पहली बात तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति 2025 में 2023 का बजट पढ़ा के क्या ही कर लेगा? पहली चीज, चलो खैर छोड़ो। अब वो पता है व्यक्ति कैसे फंसा? वो व्यक्ति ऐसे फंस गया क्योंकि जब मैंने वीडियो को शुरू किया तो आपको क्या लगता है कि जो इस साल का बजट आया है उसमें केवल इसी साल की बातें होती हैं? जो इस साल का बजट आया है उसमें 80% बातें पुराने वर्षों की होती है, क्योंकि जो बजट बनाया गया है वो आने वाले साल के लिए बनाया गया है, और आने वाले साल के जो भी आंकड़े होते हैं वो थोड़े बहुत होते हैं कि आगे हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो सब अनुमानित डेटा होता है। और वो जब आधा 40 घंटे का लेक्चर निकल जाता है उसके बाद फिर वो आता है कि 2025-26 में सरकार ने कितना बजट रखा, ये कितने प्रतिशत से ज्यादा था पिछले साल की तुलना में, सब आया उस वीडियो में, सब कुछ आया। लेकिन शुरुआत के जो आधा घंटा 40 मिनट था उसमें 2023-24 के आंकड़े, 2011-12 के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े, वो सब दे रखे थे जो कि बजट का सीक्वेंस होता है। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाना शुरू किया, पूरा एक्सप्लेन करके। तो वो उसने देखा, बोले सर 2011-12 का आंकड़ा पढ़ा रहे हैं, मतलब ये 15 साल पुराना बजट पढ़ा रहे हैं 2023। अब भाई आप सोचिए, जो व्यक्ति एमपीपीएससी देता है वो भली भांति जानता है कि आयोग कभी भी आप 26 का पेपर देने जाओगे तो वो आपसे 26 का प्रश्न नहीं पूछेगा, वो आपसे 23 या 24 का प्रश्न पूछेगा। और वो आयोग की जिद नहीं है, क्योंकि जो सरकारी डेटा आता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर, उसमें हमेशा 2-3 साल पुराना डेटा ही होता है, और वही एग्जाम में आता है। और व्यक्ति फंस जाता है, उसको कर नहीं पाता, वो कहता है पुराने साल का प्रश्न आ गया। तो केवल उसने 2023 या 2011 देख के समझ गया, बोले सर 15 साल पुराना बजट पढ़ा रहे हैं। अब भाई सर 15 साल पुराना बजट क्यों पढ़ाएंगे? तो आप सोचिए कि एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहा है व्यक्ति, उसको इतनी तक अवेयरनेस नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट में क्या डेटा आता है, क्या पढ़ना होता है। तो इसलिए आप कंपटीशन की टेंशन मत लिया करो, कंपटीशन है ही नहीं, मेरी मानो आप बात। लोगों को पास अवेयरनेस नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो ना कंसिस्टेंटली, आपका एमपीपीएससी निकल जाएगा। क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत अनअवेयर हैं, सिर के आर पार जा रही हैं उनकी चीजें। वो आज तक यही जज नहीं कर पा रहे कि बजट में क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता। और बजट में अगर एक जगह 2023 दिख गया तो बजट को वो पुराना घोषित कर देते हैं। बजट में अगर 2011 कहीं दिख गया तो वो कह देते हैं 15 साल पुराना बजट पढ़ाया जा रहा है। तो खत्म है भाई कहानी। बहुत ज्यादा अनअवेयरनेस है, और ना जाने, मैं कहता हूं ऐसे विद्यार्थियों को कि भैया इतने सारे मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, हेल्प लो, मदद लो।
ये समस्या पता है, ये ऑनलाइन वाले विद्यार्थी में बहुत बड़ी गड़बड़ है ये, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी होंगे जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन का अनुभव पहले से ले चुके होंगे, या एक ठीक ठाक समय आप बिता चुके हैं तैयारी में, तो ऑनलाइन रहते हुए भी आपको अवेयरनेस है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 साल एमपीपीएससी में बिता चुके हैं, उसके बावजूद भी वो इतने ज्यादा अनअवेयर हैं। तो आप प्लीज, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी विद्यार्थी ये तो नहीं सोचेगा कि 25 के बजट में अगर 1-11-12 का डेटा आ गया तो पूरा बजट ही 14 साल पुराना हो गया। बट वो तो मैं खैर आपको एक एग्जांपल बता रहा था। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो वर्ष 2023 के जो खेल पुरस्कार हैं वो दिए जा चुके हैं, और टोटल कितने विक्रम पुरस्कार दिए गए हैं? विक्रम पुरस्कार टोटल कितने दिए गए हैं? 12। रटने वाली चीज है। एकलव्य पुरस्कार टोटल कितने दिए गए हैं? 11। रटने वाली चीज है। एकलव्य ने 2 तीर खींच के मारे, 1 तीर 2 तीर, 11 हो गए। और विक्रम पुरस्कार, विक्रम की तरफ जो 2 तीर आ रहे थे तो विक्रम को 1 तीर तो लग गया, लेकिन विक्रम ने दूसरे तीर को मोड़ दिया तो वो 12 बन गया। तो विक्रम वाले 12। और विश्वामित्र पुरस्कार कितने मिले हैं? विश्वामित्र पुरस्कार 3 मिले हैं। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे याद करो, विश्वामित्र पुरस्कार की 3 आंखें थी, 1 1 1, ठीक है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 3 मिले हैं। एकलव्य 2 तीर, 11 एकलव्य पुरस्कार। और विक्रम पुरस्कार 1 तीर लग गया, दूसरा तीर मोड़ दिया, यानी कि विक्रम पुरस्कार 12 मिले। और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। इतना क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखते हैं। ये आपके सामने सारे के सारा जो 12 विक्रम पुरस्कार हैं वो दे रखे हैं। देखिए कितनी बेहतरीन है संदेश मैगजीन, क्या लेवल का डेटा है, और विद्यार्थी इतना इग्नोर करते हैं भाई। देखो आप इस उसमें इरादे में मत रहो कि सर हमने संदेश मैगजीन पढ़ ली तो हमको प्राइवेट पढ़ने की जरूरत है, नहीं है। देखो भैया, देयर इज नथिंग नोन एज सफिशिएंट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा में पर्याप्त नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज पर्याप्त है ही नहीं इस फील्ड में। पर्याप्त वही है जो आपको प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मतलब आप जितना पढ़ लो तब भी आप पर्याप्त शब्द तो नहीं लगा सकते कि भैया इतना तो पर्याप्त है ना, ये 2 पढ़ ली अब तो पर्याप्त है, तो पर्याप्त जैसा कोई शब्द ही नहीं है। परंतु किसी भी प्राइवेट चीज पर पढ़ने से पहले सरकारी चीज 100% पढ़ें, ये बस बताने का उद्देश्य है इस पूरी सीरीज से। अब जैसे कि मैं आपको यहां पर कुछ याद करवाने के प्रयास करूंगा, नहीं तो बस टेबल सामने दिखा दी जाती है रटारट, लेकिन मैं आपकी सहायता करूंगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर व्यक्ति जानता ही होगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? ये शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए ऐश्वर्य प्रताप जो है, ऐश्वर्य प्रताप की जो बंदूक है वो खर-खर कर रही थी लेकिन बाद में चल गई, है ना। तो ऐश्वर्य प्रताप की जो बंदूक है वो पहले वो क्या कर रही थी? खर-खर कर रही थी, लेकिन बाद में बंदूक प्रॉपर चल गई और बंदूक से जो है शूटिंग को अंजाम दिया जा सका। इतना याद हो पाएगा। फिर कौन है? जानवी श्रीवास्तव। जानवी श्रीवास्तव क्या कहती हैं? जानवी श्रीवास्तव ने एक गलतफहमी पाल रखी थी। जानवी श्रीवास्तव ने गलतफहमी पाल रखी थी कि वो पानी में जाकर किसी की जान नहीं बचा पाएंगी। जानवी श्रीवास्तव ने एक गलतफहमी पाल रखी थी कि वो पानी में जाके किसी की जान नहीं बचा पाएंगी, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वो भविष्य में काइकिंग और कीनोइंग, जो कि पानी में ही नाव चलती है, उसमें बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेंगी। तो जानवी श्रीवास्तव एक गलतफहमी पाल के बैठी थी, तो भोपाल, कि वो जान नहीं बचा पाएंगी पानी में डूबते व्यक्ति की, तो जान से जानवी। और जबकि वो खुद ही पानी में बहुत बड़ी बेहतरीन खिलाड़ी है, यानी कि काइकिंग और कीनोइंग, ठीक है। रागिनी मार्को। जब जब मार्को कमांडोज आते हैं तब वो बहुत अच्छी तीरंदाजी करते हैं। जब मार्को कमांडोज आते हैं तब वो बहुत अच्छी तीरंदाजी करते हैं। तो जब से जबलपुर मार्को कमांडोज आते हैं तब वो बहुत अच्छी तीरंदाजी करते हैं। रिपीट करते चलना मेरे साथ, ठीक है। शिवानी पवार। पवार से हम याद रखेंगे पावर, पवार से याद रखेंगे पावर, ठीक है, पावर। और जिसके पास पावर होती है वो छिंद नहीं इंतजार करता, वो सीधे कुश्ती में उतर जाता है, ठीक है। तो जिसके पास पावर होती है वो सीधे कहां उतर जाता है? कुश्ती में उतर जाता है, वो छिंद इंतजार नहीं करता। श्रुति यादव क्या कहती हैं? भाई यादव जी हैं, शक्तिशाली भी हैं, मोहन यादव जी की सरकार है, तो किसी को भी डिसुम कर दिया, बॉक्सिंग से काम खत्म, है ना।
तो इन्होंने भी इन्होंने भी एक गलतफहमी पाल रखी थी श्रुति यादव ने कि भैया ये बॉक्सिंग नहीं कर पाएंगी, इनकी भी गलतफहमी थी, ये पाल रखी थी इन्होंने। लेकिन इनको नहीं पता था कि भैया यादवों की ही तो सरकार चल रही है, मोहन यादव सीएम है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है ना। तो गलतफहमी मत पालिए, यादव जी की सरकार है, बॉक्सिंग करिए। उसके बाद यामिनी मौर्य दोस्तों, मौर्य साम्राज्य सागर की तरह फैला था। मौर्य साम्राज्य कैसे फैला था? मौर्य साम्राज्य सागर की तरह फैला था। और कोई भी साम्राज्य सागर की तरह तब फैलता है जब वो एक एक साम्राज्य को अपने अंदर जोड़ता है। तो मौर्य साम्राज्य सागर की तरह फैला था। और वो सागर की तरह कैसे फैला? क्योंकि उसने छोटे छोटे साम्राज्यों को अपने अंदर जोड़ा। तो जोड़े से हम याद रखेंगे क्या? जूडो। उसके बाद सचिन भार्गव, देखो सचिन भार्गव। अब देखो यहां पर ट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो हमको किसी के नाम और किसी के सरनेम के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ती है। तो इसको आप बुरा नहीं मानिएगा, है ना। आपको बुरा लगे तो आप मेरे सरनेम या मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ करके कमेंट सेक्शन में मजे कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखो भार्गव, ये भार्गव कि वो बाहर गए हैं, भाग रहे हैं, बाहर गए हैं। तो भाग भाग के कौन सा खेल खेला जाता है? खो खो खेल खेला जाता है। तो भार्गव भार्गव भार्गव, तो भाग भाग के कौन सा खेल खेलते हो? खो खो खेलते हो, ठीक है। अच्छा, नीलू डांडिया, डांडिया लकड़ी, और वहीं से आपको आ जाएगी क्या? हॉकी, हॉकी, ठीक है। अब मंदसौर में हफीम वगैरह काफी होता है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो मंदसौर में हफीम हो रहा है, तो हफीम कोई ले रहा होगा हफीम वगैरह, और बस ये हॉकी लेके पीछे भागी और पूरा डांडिया कर दिया उन्होंने, खेल खत्म हो गया लड़के का। उसके बाद प्रवीण कुमार दवे, प्रवीण कुमार दवे, ठीक है। दवे, दवे से हम याद रखेंगे प्रवीण कुमार दवे। तो जो सॉफ्ट बॉल होती है, सॉफ्ट जो बॉल होती है वो दब जाती है। सॉफ्ट, जो हार्ड बॉल होती है वो दबती नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट बॉल होती है बच्चों की वो दब जाती है। तो इनका संबंध कौन से खेल से है? सॉफ्ट बॉल से, और सॉफ्ट बॉल दब जाती है। इनका नाम है प्रवीण कुमार दवे। उसके बाद रूबीना फ्रांसिस, रूबीना फ्रांसिस मैं ऑलरेडी आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। ये मतलब इनको विकलांगता है ना, और ये शूटिंग गेम से संबंधित हैं। रूबीना फ्रांसिस, फ्रांसिस नाम ही ऐसा लग रहा है कोई इंटरनेशनल नाम है, कोई शूटर रहा हो। तो रूबीना फ्रांसिस जो है पैरा खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है, ठीक है। अपूर्व दुबे, अपूर्व दुबे, अब देखो दुबे से हमने याद किया डूबे। तो जो व्यक्ति डूब रहा है तो उसको पावर लगा के लिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अपूर्व दुबे, यानी कि कोई डूब रहा है तो अपूर्व दुबे क्या करेंगे? उस डूबते व्यक्ति को पावर लगा के लिफ्ट करेंगे। तो डूब रहा है कोई व्यक्ति तो उसको पावर लगा के लिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि पावर लिफ्टिंग। उसके बाद भावना डेहरिया। अब देखो डेहरिया से हमने याद किया डेहरिया कि यानी डर नहीं लगता इनको, और जिसको डर नहीं लगता वो सीधे कहां पहुंच जाएगा? वो माउंट एवरेस्ट पे जाके चढ़ जाएगा। तो इसीलिए इन सारे 12 खिलाड़ियों को क्या मिला? विक्रम पुरस्कार मिला। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब आज का मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, आप सभी से प्रश्न है, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत, विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? और विक्रम पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रश्न का आप आंसर देते हैं तो इस प्रकार से आपको देना। मैं बता रहा हूं कि अगर आपने संदेश मैगजीन के लेक्चर्स में जो मैं प्रश्न पूछता हूं, अगर आपने उनका उत्तर नहीं दिया तो आपको बाद में जाके हो सकता है बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाए कि सर ने पूछा था। अगर हम ढूंढ के उसको आंसर कर देते, दिमाग में याद रहता और आज प्रश्न गलत नहीं होता, ठीक है। तो आप इसका जवाब दीजिएगा। मैं कुछ चीजें आपको जवाब देने के लिए हमेशा रखता हूं। 12 विक्रम पुरस्कार हमने पढ़े। अब एकलव्य पुरस्कार कितने थे? बोले एकलव्य 2 तीर फेंक के मारता है, तो 2 तीर 11। विक्रम पुरस्कार 1 तीर लग गया विक्रम के, दूसरा तीर विक्रम ने मोड़ दिया 12। और कौन सा? विश्वमित्र पुरस्कार, तो विश्वमित्र 3 आंखें तो 3, और 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट, है ना। चलो हमको ये तो याद हो रहा है। एकलव्य पुरस्कार की ओर अब हम दोस्तों बढ़ते हैं, है ना। ऋतुराज बुंदेला, नाम ही इनका बड़ा ही बुलंद है, बुंदेला। तो ये क्या करते हैं? ये शूटिंग करते हैं, ढिशे आप जो है मतलब ये टीका लगा के शूटिंग करते हैं ना, टीका लगाते पहले तो टीकमगढ़, तो पहले टीका लगाते हैं, उसके बाद जो है ये शूटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कौन है? भूमि बघेल, भूमि बघेल। अब भूमि मतलब जमीन, तो जमीन का मुझे कोई खेल कनेक्ट नहीं हो रहा। जमीन का खेल में कौन सा? भागना, दौड़ना, मैं नहीं कर पा रहा। तो भूमि से विपरीत याद रखिए, भूमि बघेल।
बघेल मतलब ऐसा देखो, भूमि बघेल की वो अब जमीन को तो भूल ही चुकी हैं, अब वो वाटर वाला स्पोर्ट्स खेलती हैं। तो भूमि बघेल अब वो भूमि पे कुछ भी नहीं खेलती हैं, वो अब भूल चुकी हैं, वो वाटर स्पोर्ट्स खेलती हैं। वाटर स्पोर्ट्स में क्या है, काइकिंग और कीनोइंग। और काइकिंग कीनोइंग की प्रैक्टिस करने के लिए वो महेश्वर गई, नदी में उन्होंने काइकिंग कीनोइंग की प्रैक्टिस करी, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल यही हुआ था। कृष्णा मिश्रा, कृष्णा मिश्रा, ठीक है। कृष्णा जी, कृष्णा जो कृष्ण भगवान हैं वो क्या करते हैं, जो भी दुश्मन होते हैं दुश्मनों को स्क्वैश कर देते हैं, कुचल देते हैं। तो कृष्ण मिश्रा से हमको क्या याद रखना है, स्क्वैश, है ना, स्क्वैश। उसके बाद पूजा दांगी, पूजा दांगी, पूजा दांगी क्या कह रही हैं कि भैया देखो मैंने अभी नए कपड़े पहने हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कपड़ों पे कोई दाग लग जाए, तो इसीलिए मैं अपने घर के पास फेंसिंग करवा देती हूं ताकि बाहर से कुछ भी जो है मेरे ऊपर ना लगे, मेरे ऊपर कोई दाग ना लगे, मेरे कपड़े साफ रहें। तो पूजा दांगी ने क्या करवा दी, पूजा दांगी ने फेंसिंग करवा दी ताकि उनके कपड़े जो है क्या रहे, साफ रहें। उसके बाद प्रभाकर सिंह राजावत, प्रभाकर सिंह राजावत क्या है ये, देखो प्रभाकर सिंह राजावत, इनके नाम में ही है राजा, और राजा कभी रोते नहीं है, है ना। तो रोइंग, रोइंग, राजा कभी रोते नहीं है, रोइंग, रोइंग, रोइंग का भी जो खेल होता है वही नाव वाला, पानी में वाटर स्पोर्ट होता है रोइंग भी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेहा ठाकुर, नेहा ठाकुर, तो ये जो नेहा ठाकुर हैं ये क्या कर रही हैं, नेहा ठाकुर के पास, ये बड़ी अमीर वाली ठाकुर हैं, हम तो गरीब वाले ठाकुर हैं सारे ठाकुर भैया अमीर नहीं होते, बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आपको उसको अच्छा नमूना देखना है तो आप डेली संदेश मैगजीन के लेक्चर मुझे देखा करिए और अपनी गलत फहमी को हटाइए कि भैया सारे ठाकुर मूवियों में अमीर होते थे, रियलिटी में आजकल ऐसा नहीं है। अब वो ठाट बाट चले गए हमारे भैया, खत्म हो गया मामला। अब मेहनत करनी पड़ेगी, वापस बनना पड़ेगा तो बन पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो भैया जहाँ के हैं वहीं रह जाएंगे, क्या करें। अब नेहा ठाकुर, अब ये अमीर वाली ठाकुर हैं, तो इनके पास बहुत जमीन है। अब ये क्या कर रही है, एक करके जमीन सेल कर रही हैं, जमीन क्या कर रही हैं, सेल। तो नेहा ठाकुर जी अपनी जमीन क्या कर रही हैं, सेल। तो सेल कर रही हैं, तो उससे हमने क्या याद रखा, सेलिंग। उसके बाद प्रखर जोशी, जोश है इनमें और इनको पूरा पता है कि नदी पार कर लेंगे, और नदी पार कर लेंगे तो बढ़िया बात है। इनका संबंध किससे है, तैराकी से है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्जुन वास्कले, अर्जुन वास्कले, अर्जुन वास्कले का संबंध किससे है, एथलेटिक्स। तो इसका तो मैंने कुछ अभी ट्रिक नहीं बनाई है, तो इनको आप ऐसे ही जो है याद रखिएगा। अर्जुन वास्कले, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में तीरंदाजी तो बहुत अच्छी करता था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि जो कौरव हैं उनको दौड़ दौड़ के मारूं, तो दौड़ने के लिए मुझे एथलीट बनना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि पिछले जन्म में मैंने खूब तीरंदाजी करी, अब मैं एथलीट बनूंगा, दौड़ूंगा, दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के सारे कौरवों को जो है उनकी पिटाई करूंगा। उसके बाद प्रियांशी प्रजापत, प्रियांशी प्रजापत। अब प्रियांशी प्रजापत, प्रजा की रक्षा करनी है तो कुश्ती तो करनी पड़ेगी, प्रजा की रक्षा करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, कुश्ती तो करनी पड़ेगी। उसके बाद अंकित पाल, अंकित पाल, अंकित पाल ने कहा कि भैया गलतफहमी पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो। मैंने पहले बोल दिया कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गलतफहमी कभी मत पालो। और अगर गलतफहमी कभी पल जाए तो उस गलतफहमी को मार मार के जिंदगी से बाहर निकाल दो। तो अंकित पाल ने बिल्कुल वही किया, उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक उठाई और जितनी भी उनकी जिंदगी में गलतफहमी थी उनको मार मार के जिंदगी से बाहर किया और जिंदगी को अपना सफल बनाया, ठीक है। गौरव पचौरी, गौरव पचौरी, पचौरी सरनेम चलता है मुरैना साइड, यूपी साइड भी चलता है काफी। तो जो गौरव पचौरी हैं इन्होंने क्या किया, गौरव पचौरी ने कहा कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको बिल्कुल जो है पिद्दी की तरह दबा दूंगा, और मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मुरैना से हूं, बढ़िया बलशाली, तो मेरा जो काम है वो किससे है, पावर लिफ्टिंग से, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। या ऐसे भी गौरव पचौरी इन्होंने जो है काफी ज्यादा खाना खा लिया, अब वो खाना पच नहीं रहा है, अब वो खाना जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं पावर लिफ्टिंग। लेकिन जो भी आप याद रखना चाहें सो कर लें। मेरा बस प्रयास इतना है कि मैं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा बिठा दूं कि आपको वो हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो ये सब आप अगर इसको आप दिमाग लगा के करेंगे तो आपको देखो, ठाकुर साहब जमीन बेच रहे हैं, सेलिंग, राजा हैं, राजा की तरह जी रहे हैं तो राजा रोता नहीं है, तो रोइंग, ठीक है। दांगी, भाई कपड़े पे दाग ना लग जाए इसलिए घर के बाद क्या करा दी, फेंसिंग करा दी। उसके बाद भूमि बघेल, ये भूमि को भूल चुकी हैं, अब पानी में खेल जो है वाटर स्पोर्ट खेलती हैं, कीनोइंग, काइकिंग। ऋतुराज बुंदेला, बुंदेला साहब ने टीका लगा के टीकमगढ़ में शूटिंग का खेल खेला, तो शूटिंग, है ना। तो ये सब आपको याद हो जाएगा बहुत सरलता से। अर्जुन वस्कले, अर्जुन कह रहे हैं कि पहले मैंने तीरंदाजी से जो है कौरवों को हराया था, अब मैं एथलीट बनूंगा, तेज दौड़ूंगा, कौरवों को फिर हराऊंगा। तो आप ट्रिक के साथ जाएंगे तो आप जो अभी रटने वाला जो खेल है वो कम से कम आपकी मेहनत 80 गुना में बचा दूंगा इसमें, ठीक है। बाकी जैसी जिसकी सोच
3 विश्वामित्र पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन से? श्री पीयूष क्रांति बरोई, ठीक है। क्रांति से मुझे याद आता है मेरा क्रांति यूट्यूब बैच जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं। क्रांति बरोई, श्री पीयूष क्रांति बरोई, चैंपियंस स्क्वायर के प्लेटफॉर्म पे नहीं, वरना फिर आप पूछ लगो सर लिंक कहां है क्रांति बैच की, वो मेरा थोड़ा सेपरेट काम है। तो श्री पीयूष क्रांति बरोई, ठीक है। अब देखो, क्रांति अगर लेके आनी है तो उसके लिए आपको पानी में तैरना आना चाहिए। वाह, इससे बेकार मैं नहीं बना सकता था, बहुत ही गंदी बनाई मैंने अभी अब की बार। तो श्री पीयूष क्रांति बरोई, बरोई 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 बरोई, कोई बहुत रो रहा है। क्रांति लाने से पहले रोना पड़ता है, रोने से आंसू आते हैं, आंसू से नदियां बनती हैं, नदियों में तैरना पड़ता है। हाँ, ये भी ठीक है। श्री अशोक कुमार यादव, यादव जी फिर आ गए हैं। देखो, पिछले जन्म में अशोक तलवारबाजी करता था, लेकिन अर्जुन पहले तीरंदाजी करते थे, अब दौड़ने लगे। तो ऐसे अशोक पहले तलवारबाजी करते थे, लेकिन अब अशोक तलवारबाजी नहीं करते, अब अशोक तीरंदाजी करते हैं ना। तो सब अपना अपना काम बदल रहे हैं। तो अशोक कुमार यादव जी किस खेल संबंधित हैं? तीरंदाजी संबंधित हैं। उसके बाद श्री लोकेंद्र शर्मा, लोकेंद्र शर्मा। अब ये देखो, शर्मा जी जो है, देखो शर्मा जी के बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे। शर्मा जी का बच्चा कुछ अच्छा करना चाहिए था, नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। और जैसे ही अगर तुमने कुछ अच्छा नहीं, तुम शर्मा जी के बेटे हो, तुमने या बेटिया हो, तुमने अच्छा नहीं किया और लोगों ने कहना शुरू किया, तो आपके जो पापा हैं शर्मा जी, बड़े शर्मा जी, तो वो आपको हॉकी लेके पीटेंगे, धो देंगे आपको। तो आपको लोकेंद्र शर्मा, शर्मा जी का बेटा, लोग कुछ कहेंगे और लोगों को कहने का मौका दोगे तो शर्मा जी यानी कि आपके पापा जी आपको हॉकी से पीटेंगे, धोएंगे। हमने पीछे एक नाम पढ़ा था विक्रम पुरस्कार में, डांडिया जो सरनेम आया था, वहां पर भी हमने हॉकी पढ़ा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और नाम है जिनको 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब एक व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है, और ये कौन है? श्री रतन लाल वर्मा। देखो भैया, ये किससे संबंधित है? जिम्नास्ट। अब जिम्नास्ट का खेल आपने देखा हो कितना खतरनाक होता है। थोड़ा सा भी हाथ पैर फिसला तो पूरा शरीर जो है चोटिल हो जाता है, पूरा शरीर लाल हो जाता है ना। तो रतन की तरह जो शरीर है वो रतन की तरह लाल लाल चमकने लगता है। समझ रहे हैं आप बात को? शरीर जो है वो रतन की तरह लाल लाल चमकने लग जाता है। वर्मा यानी कि वार्म, गर्म हो जाता है, शरीर लाल लाल हो जाता है, चमकने लगता है रतन की तरह। क्योंकि आप जिम्नास्ट का खेल खेलते हो, उसमें चोट बहुत लगती है और शरीर अक्सर चोट लगने के बाद लाल हो ही जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अपने 2023 के सारे जो खेल पुरस्कार हैं उनको कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था पंचतीर्थ की यात्रा कराएगी मध्य प्रदेश की सरकार। यानी कि वो 5 जगह जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हैं, तो उन 5 जगहों को 5 तीर्थ कहा है और उन 5 तीर्थ की यात्रा करवाएगी मध्य प्रदेश की सरकार। अब इन 5 तीर्थ में कौन कौन सी जगह शामिल है? जहां पर जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का जन्म हुआ, महू। उसके बाद जहां पर उन्होंने शिक्षा ली, लंदन। तो ये मजा आ जाएगा यहाँ पे घूमने में, है ना, पंचतीर्थ। तो महू, लंदन, नागपुर, मुंबई और दिल्ली। कहां पर जन्म हुआ? महू, फिर लंदन, फिर उसके बाद लंदन के बाद नागपुर, उसके बाद जो है आपका मुंबई और फिर उसके बाद आपका दिल्ली। तो महू के बाद लंदन, फिर नागपुर, फिर मुंबई और फिर उसके बाद दिल्ली, ठीक है। तो ये जो 5 जगह हैं ये किससे संबंधित हैं? ये 5 जगह डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से संबंधित हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से संबंधित हैं और उन्हीं की याद में जो है मध्य प्रदेश की सरकार पंचतीर्थ यात्रा करवाएगी, 5 तीर्थों को उसमें शामिल करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा पंचतीर्थ का संबंध किससे है। उसके बाद यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल। वैसे तो विनोद कुमार शुक्ल जी का संबंध जो है, हम यहां पर इनका जन्म स्थल देख लें। विनोद कुमार शुक्ल जी का संबंध तो छत्तीसगढ़ से होना चाहिए था, वो जगह कहां गई? हाँ, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है और ये उस जमाने की बात है 1937 के आसपास की, जब इनका जन्म हुआ था। तब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही थे, है ना, तो इसीलिए एमपी से इनका ये कनेक्शन है। विनोद कुमार शुक्ल को हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल को राष्ट्रीय स्तर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2024 का। और ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो
तो ये 59th नंबर का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसको बहुत ज्ञान है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है 2024 का? तो विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल जो है अविभाजित मध्य प्रदेश का वो हिस्सा थे, मतलब ये तो स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी है जब इनका जन्म हुआ था। तो यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं। तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये जो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये 59th नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये जानने योग्य बात है। और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखें, इनको मध्य प्रदेश शासन का गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप भी मिली है। मध्य प्रदेश कला परिषद का रजा पुरस्कार इनको मिला है। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान इनको मिला है। तो यहां पर यह प्रश्न वैसे तो कम ही पूछेगा वो इनको, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 वर्ष वाला वो जरूर पूछ लेगा, विनोद कुमार शुक्ल। और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अच्छा, और देखिए यहां पर मध्य प्रदेश के नरेश मेहता भी हुए हैं सम्मानित। आप यहां पर साफ स्पष्ट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नरेश मेहता, जिनका संबंध जो है भोपाल से था, इनको 1992 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं और भोपाल से संबंधित हैं, यानी कि विभाजन के बाद भी ये मतलब मध्य प्रदेश के ही कनेक्ट में आ रहे हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है नरेश मेहता, और इनको 1992 के वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इनका संबंध भोपाल से है। ये ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद यहां पर एक और जो है साहित्यकार का नाम देखने को मिलता है, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। इनका जो है 30 मार्च 2025 में निधन हो गया। अब इनको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल मुंशी प्रेमचंद पर इतनी रिसर्च करी कि 22 किताबें लिख डाली केवल मुंशी प्रेमचंद के ऊपर ही। तो प्रश्न ऐसा घूम फिर के बन सकता है, लिटरेचर साहित्य के फील्ड से है, कि हाल ही में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जिनका निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो साहित्यकार थे, उनका संबंध लिटरेचर यानी कि साहित्य से था, और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर 22 किताबें लिखी थी। भैया कुछ होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल रिसर्च करी थी इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर। ठीक है, तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, नरेश मेहता, और एक हमने नाम क्या पढ़ा? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल और नरेश मेहता जी को तो हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा। नरेश मेहता जी को 1992 में मिला था ना, और हाँ 1992 में, और ये तो 2024 में मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। तो ठीक है, चलिए बढ़िया। अब दोस्तों एक और बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पद्मश्री राम सहाय पांडे का अवसान। यानी कि दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि जो है पद्मश्री प्राप्त राम सहाय पांडे का 8 अप्रैल को जो है अवसान हो गया, उनका निधन हो गया। ठीक है, और इनका संबंध जो है दोस्तों किससे था? इनका संबंध जो है राई डांस से था। आप देख सकते हैं यहां पर चित्र में भी आप देख सकते हैं ऐसे लोक नर्तक जिन्होंने राई नृत्य को दिलवाई वैश्विक पहचान, यानी कि राई डांस को इन्होंने ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया, वैश्विक पहचान इन्होंने दिलवाई। और इनको जो है कब पद्मश्री प्राप्त हुआ था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम सहाय पांडे जी को वर्ष 2022 में पद्मश्री जो है दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो नाम है इनका राम सहाय पांडे, संबंध है राई डांस से, और 2022 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्या ही कहा जाए इस प्रश्न के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर देखते हैं
फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यानी कि जो किसान होते हैं, किसानों की आईडी बनवा के उसको डिजिटल करना, ताकि किसानों को जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से उनको मिल सके। तो किसानों की आईडी बनवाने में, जनरेट करवाने में मध्य प्रदेश का जो है पूरे भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसको याद रखना है, रैंक 1। और जहां पर किसानों की आईडी सबसे ज्यादा जनरेट होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, वहां पर किसानों को जल्दी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर दोस्तों एक नाम देखने को मिलता है, अर्चना सिंह। अर्चना सिंह को सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार, एक बार फिर से बोले? सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार। और किसको मिला है? अर्चना सिंह, जिनका संबंध किससे है? सिंगरौली जिले की पंचायत से है, ठीक है। तो सिंगरौली जिला पंचायत की उपाध्यक्ष अर्चना सिंह। अवार्ड इंपॉर्टेंट है। तो अर्चना सिंह, और अवार्ड कौन सा मिला है? सशक्त पंचायत नेत्री पुरस्कार। किसे मिला है? अर्चना सिंह को, याद रखना है, ठीक है। नरेश मेहता जी को किस वर्ष जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नरेश मेहता जी को 1992 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सहाय पांडे जी को कब मिला था पद्मश्री? 2022 में, इंपॉर्टेंट है। राम सहाय पांडे किस डांस से संबंधित हैं? तो राई नृत्य से जो है वो संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है? राजगढ़ जिले के संबंध में। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना को अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है CBIP अवार्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, CBIP अवार्ड। CBIP अवार्ड 2024 का जो है इनको सर्वश्रेष्ठ समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, यानी कि बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए राजगढ़ जिले को जो है, राजगढ़ जिले की एक सिंचाई परियोजना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको यह अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? CBIP अवार्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, 2024 का अवार्ड है। और जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के लिए राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना को यह मिला है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? राजगढ़ जिले से। अवार्ड तो मिल ही गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो जनसंपर्क विभाग अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता था, मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का मोबाइल एप्लीकेशन अब लॉन्च हो चुका है। और यह लॉन्च हुआ था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जन्मदिन पर, यानी कि 25 मार्च 2025। बस इतना आपको बताना था कि 25 मार्च 2025, दोनों में 25-25 है। 25 मार्च 2025 को डॉक्टर मोहन यादव जी के जन्मदिन पर जनसंपर्क विभाग का आखिरकार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है। तो आप सभी अपने मोबाइल्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, सारे अपडेट्स आप हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली हम लोग चलते हैं अपने टेस्ट वाले सेक्शन की ओर, ठीक है। तो कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछ ही लिए हैं। आपको विक्रम पुरस्कार कब शुरू हुआ और कितना कैश प्राइज उसमें मिलता है, यह आपको बताना है। एकलव्य पुरस्कार कब शुरू हुआ, कितना कैश प्राइज मिलता है, यह बताना है। विश्वमित्र पुरस्कार कब शुरू हुआ, कितना कैश प्राइज मिलता है, यह भी आपको बताना है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट कब शुरू किया एमपी गवर्नमेंट ने, वो भी आपको बताना है, ठीक है। काम ज्यादा नहीं है, केवल 4 लाइन ही टाइप करनी है। वर्ष और कैश प्राइज, वर्ष और कैश प्राइज, 4 अवार्ड के ही तो करने। आप ये करेंगे, मान के चलिए ये प्रश्न अगर आपको एग्जाम में दिख गया और आपने इसको आज नहीं किया, आपको बहुत दुख, बहुत पछतावा होगा, ठीक है। तो उस पछतावे से मत गुजरिए। पहला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2047 तक बढ़ाने का क्या लक्ष्य रखा गया है? What is the target for increasing per capita income of मध्य प्रदेश by the year 2047? यानी कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 2047, जो कि विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य है, तब तक कितना करना है? 10 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 22 लाख रुपए या 28,000 रुपए आपको बताना है, ठीक है। अब एक ऑप्शन वहां पर अलग से बैठा हुआ है आपकी खोपड़ी हिलाने के लिए।
तो आप समझ जाइए उसके साथ आपको बहना नहीं है। 28,000 बहुत कम होता है, वर्तमान में ही 1,60,000 के आसपास है। सही आंसर आप इसका बताइएगा, कमेंट में टाइप कर दीजिए, फटाफट टाइप करिए, कमेंट में टाइप करिए। क्वेश्चन 1 आंसर क्या बोलने वाले हो क्वेश्चन 1 का, है ना। पूरा अपना एक ही कमेंट करना, कमेंट अलग अलग मत करना। मैं आपको 8-10 प्रश्न करवाऊंगा, तो आपने क्या बोला, क्वेश्चन 1 और उसका ऑप्शन नंबर जो भी, यहां पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ठीक है। तो पहले पूरा अपना मैसेज ड्राफ्ट कर लेना, वीडियो देखते देखते फिर एक साथ भेज देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 22 लाख रुपए सालाना करने का लक्ष्य है, कब तक, 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश का यह टारगेट सेट किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। उसके बाद टेस्ट का अगला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट का अगला क्वेश्चन है कि कृषि उद्योग समागम 2025 जिसका आयोजन 26 से 28 मई 2025 तक किया गया, तो यह किस स्थान पर कृषि उद्योग समागम का आयोजन हुआ, वो लोकेशन आपसे पूछ रहा है। इंदौर में, नरसिंहपुर, भोपाल या जबलपुर, बताइए। इंदौर, नरसिंहपुर, भोपाल या जबलपुर, टाइप करें, फटाक से टाइप करिए। इंदौर, नरसिंहपुर, भोपाल या जबलपुर। दोस्तों इसका सही आंसर, जी हां, अगर आपने सही दिया है बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। जिसका सही आंसर है वो कौन सा है, नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया था, है ना। चलिए, उपराष्ट्रपति जी भी आए थे उस टाइम पर। आगे क्या लिखा है, मानव हाथी द्वंद्व को कम करने हेतु हाथी मित्र दल योजना को कुल कितने वर्षों के लिए स्वीकृति दी गई है, यानी कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द हाथी मित्र दल इनिशिएटिव अप्रूव्ड टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। बड़ा सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हाथी मित्र दल योजना बनाई गई है ताकि इंसानों और हाथियों के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट, जो भी संघर्ष होते हैं उनको कम किया जा सके और हाथियों का संरक्षण किया जा सके। मैंने ये भी पढ़ाया था, एक छोटा हाथी था, एक 11-12 साल का बड़ा हाथी था, नाम वाम पूरा पढ़ाया था मैंने आपको। तो हाथी मित्र दल जो योजना है इसको कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है, हाँ यहां पर एक गलती है, यहां पर होना चाहिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, बताएं, फटाक से बताएं। हाथी मित्र दल योजना 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। दोस्तों जगह सही जो आंसर है, जो सही आंसर है वो क्या है, जो सही आंसर है वो है 4 वर्ष। कब कब के लिए, 2023, 2024, 2025 और 2026, इन 4 साल के लिए बनाई गई है हाथी मित्र दल योजना। टेस्ट का अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जगदीश जोशीला जी का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से संबंधित था, है ना। पद्मश्री अवॉर्डी जगदीश जोशीला जी एसोसिएटेड विद विच फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, किस क्षेत्र से संबंधित थे जगदीश जोशीला जी जिनको हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्या ये जनजातीय एवं लोक कला से संबंधित थे, निमाड़ी साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित थे, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे या पर्यावरण संरक्षण संबंधित। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सही 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 आंसर बताओ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि जगदीश जोशीला जी। तो जोश है जिसके पास जोश है, मैंने याद करवाया, जिसके पास जोश है वही पढ़ाई कर सकता है, वही शिक्षा कर सकता है ना, वही साहित्य में जा सकता है। तो शिक्षा करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आपको जोश चाहिए, जगदीश जोशीला जी, ठीक है। यह प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या बोलता है, पचमढ़ी उद्यान का नया नाम इनमें से क्या रखा गया है। इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत तगड़े तरीके से आपको पढ़ाया भी था। राजा भभूत सिंह उद्यान, राजा विक्रम सिंह उद्यान, राजा भोज उद्यान या राजमाता अहिल्या उद्यान। सही नाम आपको बताना है, सही नाम आपको बताना है। जो सही नाम है दोस्तों वो कौन सा है, जो सही नाम है वो है राजा भभूत सिंह उद्यान। और इसका जब आप आंसर दो ना, मैं चाहता हूं, टेस्ट आपका है, मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, बार बार सब कुछ थोड़ा रिपीट करूंगा, कुछ खेल आपका भी है। मैंने आपको साफ बताया था कि राजा भभूत सिंह का संबंध किस जनजाति से है। तो जब आप इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए दें तो उनके आगे लिख दीजिएगा कि राजा भभूत सिंह का जो संबंध है वो किस जनजाति से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आप कमेंट में एक्टिव रहोगे तभी आप वीडियो को एंजॉय करोगे, सीधी सी बात यह है। एमपी राइज 2025
एमपी राइज 2025 जो कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के क्रम में 8वां आयोजन है। एमपी राइज 2025 का आयोजन कहां किया गया था? रतलाम, रीवा, सागर, उज्जैन। बताएं, रतलाम, रीवा, सागर, उज्जैन। रतलाम, रीवा, सागर, उज्जैन। इसकी ट्रिक भी हमने पढ़ी थी। क्या हमको सारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव याद हैं? कितने हुए हैं आज तक? 8 हुए हैं। प्रश्न अभी तक बना नहीं है, पिछले साल बनने की उम्मीद थी, इस साल 100% बनेगा। 8 हुए थे। पहला कहां हुआ था? जहां के सीएम साहब हैं, उज्जैन। और जब जब उज्जैन में आयोजन होता है, जब तो हमने वहां पे याद रखा था जबलपुर। लोग गुस्सा होके ग्वालियर चले जाते हैं ट्रेन पकड़ने। ग्वालियर चले जाते हैं क्या पकड़ने? ट्रेन पकड़ने, ताकि वो गुस्सा है और गुस्से में सागर में जाके कूद जाते हैं। लेकिन जो रीवा वाले लोग हैं वो थोड़े से अलग चलते हैं। वो कहां जाते हैं? वो नर्मदा नदी में कूदने जाते हैं, नर्मदापुरम। दुनिया सागर में कूद रही है तो रीवा वाले लोग नर्मदा जाते हैं, नर्मदापुरम। जो नर्मदा में कूदता है, नर्मदा मैया उसके जीवन में शहद भर देती हैं, और शहद खाने के बाद सेव खाने का मन करता है तो रतलाम जाना पड़ता है। ठीक है, तो 8वें क्रम का क्या हुआ? अब कोई भी क्रम वो आपसे पूछ ले, चौथा पूछ ले सागर, दूसरा पूछ ले जबलपुर, छठा पूछ ले नर्मदापुरम, आपको सही करके आना है। यहां पे जो सही आंसर है वो क्या है? रतलाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? वॉश ऑन व्हील्स, जो कि एक इनोवेशन है, एक नवाचार है। तो वॉश ऑन व्हील्स अभियान किस जिले में चलाया गया? वॉश ऑन व्हील्स, एक्टिवा से जा रहे हैं सफाई कर्मचारी, सफाई हो रही है, तो वॉश ऑन व्हील्स अभियान। जवाब दो। इसका जो सही आंसर है, सही वो क्या है? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़े जिले में इस नवाचार को, इस इनोवेशन को चलाया गया। वॉश ऑन व्हील्स, छिंदवाड़ा जिला। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट का अगला प्रश्न देखें। धड़ाधड़ हम प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, ये वर्ष हो गया। वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में आदिवासी जनजातीय घोषणा पत्र के कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? ये बहुत प्यारा प्रश्न है ना? और ये यूएन के द्वारा इस घोषणा पत्र को जो है अपनाया गया था। 2025 में इंडिजिनस ट्राइबल डिक्लेरेशन लेटर, यानी कि आदिवासी जनजातीय घोषणा पत्र के कितने वर्ष पूरे हुए हैं 2025 में? तो 2025 में दोस्तों कितने वर्ष पूरे हुए हैं? मैं खुद ही भूल गया। 2025 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे 2008 में ना, नहीं 2007 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 25 के हिसाब से फिर इसका आंसर होना चाहिए 18, क्योंकि 2007 में आप 18 जोड़ेंगे 2025 पे आ जाएंगे। ठीक है, बताना अगर गलत हो तो। वैसे मुझे यहाँ पर 18 वर्ष ही लग रहा है, कभी कभी हम भी इतना डेटा पढ़ाते हैं भूल जाते हैं भाई 1-2। ठीक है, 18 वर्ष यहाँ पर जो है सही है, याद रखिएगा। आदिवासी जनजातीय घोषणा पत्र, ठीक है, 18 वर्ष। संदेश मैगजीन में सरकार ने खुद ही कवर करवाया था, तो इसलिए बहुमूल्य है। टेस्ट का आज का आखिरी प्रश्न, टाइगर कॉरिडोर के तहत किन 4 टाइगर रिजर्वों को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है? मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके लिए 4 टाइगर रिजर्वों को जोड़ा जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से 4 टाइगर रिजर्व होंगे जिन्हें टाइगर कॉरिडोर में जोड़ा जाएगा। जल्दी बताओ कौन सा होगा? ABCD 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 में पढ़ के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिख रहा है। कान्हा आ गया, इंपॉर्टेंट है, कान्हा में बढ़िया बड़े टाइगर हैं। बांधवगढ़ में टाइगर बढ़िया हैं, पन्ना, पेच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी मुझे यहां पर यही सही लग रहा है। नहीं, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कितने प्रश्न किए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे एक और हो जाता, 10 और हो जाते। अरे यार, ठीक है, चलो 9 में से बताना आपके कितने ठीक है ना? और बताओ कि, और आपको हमेशा बताना है, ये प्रोटोकॉल निभाना है। वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है कि भैया इधर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, और अगर लग रहा, मन से लगना चाहिए भैया,
हम कोई भगवान नहीं जो प्रिडिक्ट कर देंगे पेपर। मन से लगना चाहिए कि भैया ये आएगा पेपर में, काम की चीजें हैं, या टीचर फालतू आके पता नहीं क्या ही पढ़ा के चला जाता है, सारा उटपटांग सा डेटा हमें कुछ समझ में नहीं आता। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे प्रश्न एग्जामों में देखे हैं, महसूस किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हो अलग अलग कोचिंगों की, वहां पर देखने को मिलता है कुछ, तो कमेंट में आपको यही लिखना है कि आप कहां से हमारी वीडियो को